26 फरवरी 2017 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की के पहले भाग में आपका स्वागत है। यह केवल आंसर की ही नहीं है बल्कि इसमें आंसर्स का एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस भी है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं और आपको आंसर्स बताऊं उसके पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जब चाहें मेरे वीडियोस देख सकें, आपको ढूंढने नहीं पड़े। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत सूचना मिले। 26 फरवरी 2017 को हुई RSCIT एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन था, MS PowerPoint 2010 में यदि उपयोगकर्ता अर्थात यूजर स्लाइड शो के दौरान स्लाइड संख्या 4 पर सीधे जाना चाहता है तो निम्नलिखित शॉर्टकट में से कौन सा प्रयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है 4+ एंटर। MS PowerPoint 2010 में यदि आप स्लाइड शो के दौरान किसी पर्टिकुलर स्लाइड पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो उस स्लाइड के नंबर के साथ एंटर की प्रेस करने से स्लाइड शो डायरेक्ट उस स्लाइड पर चला जाता है। इस क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा MS Access 2010 में डेटा प्रकार का मान्य सेट नहीं है? तो इसमें आप जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उनमें से पहले विकल्प में यानी ऑप्शन ए में जो दिए गए हैं डेटा टाइप्स टेक्स्ट, ऑटो नंबर, अटैचमेंट, ये तीनों वैलिड डेटा टाइप हैं। और ऑप्शन बी में दिए गए हैं हाइपरलिंक, कैलकुलेटेड, यस नो, ये तीनों भी वैलिड डेटा टाइप हैं। ऑप्शन सी में दिए गए हैं टेक्स्ट, नंबर, मेमो, ये तीनों भी वैलिड डेटा टाइप हैं। जबकि ऑप्शन डी में दिए गए हैं ओएलई ऑब्जेक्ट, इंटीजर, मनी, इनमें इंटीजर और मनी ये MS Access 2010 में वैलिड डेटा टाइप नहीं होते हैं, ये डेटा टाइप होते ही नहीं हैं इस नाम से। एक्चुअली MS Access 2010 में मनी के स्थान पर करेंसी यूज किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि MS Access 2010 में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो इसमें होते हैं टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, लुकअप विजार्ड। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और साथ ही मैंने एक टेबल दे रखा है जिसमें डेटा टाइप और उनके यूजेस बताए हुए हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इस टेबल को नोट कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का थर्ड क्वेश्चन था वक्तव्य 1, वोलेटाइल स्मृति में यानी वोलेटाइल मेमोरी में बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। वक्तव्य 2, CDR ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। उचित विकल्प का चयन करें। तो देखिए वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। वक्तव्य गलत इसलिए है क्योंकि इसमें उल्टी बात कही गई है, इसमें विपरीत, सच्चाई के विपरीत कहा गया है। वास्तव में वोलेटाइल स्मृति में यानी वोलेटाइल मेमोरी में तो जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ होता है जो भी डेटा आप उसमें रहता है वो सारा मिट जाता है, लॉस्ट हो जाता है। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में बिजली बंद होने के बाद भी डेटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो आपको बताया गया था वक्तव्य 2, तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि CDR के अलावा CDRW और इसके अलावा DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सब ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का चौथा प्रश्न था, डैश 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 एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। इसका उत्तर है MS PowerPoint। MS PowerPoint एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा यूजर किसी भी टॉपिक को पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, चार्ट और स्लाइड इफेक्ट्स के माध्यम से इंटरैक्टिव तरीके से आसानी से समझा सकता है। इस क्वेश्चन पेपर का 5वां प्रश्न था, टॉगल कीज हैं
और इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से पहले विकल्प में है कैप्स लॉक, दूसरे में है नम लॉक, तीसरे में है स्क्रॉल लॉक और चौथे में है उपरोक्त सभी। तो आप खुद देख सकते हैं ये तीनों टॉगल कीज है, इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। और मैं आपको बता दूं कि टॉगल कीज ऐसी कीज होती हैं जो जिन्हें एक बार दबाने पर कोई फंक्शनलिटी ऑन होती है और फिर से अगर हम दबाते हैं तो वो फंक्शनलिटी ऑफ हो जाती है। ये दरअसल ऑन ऑफ का काम करती है। कीबोर्ड पर ऐसे 3 कीज होती हैं जो आपको बताई अभी मैंने, जिनके नाम आपको बताए, है ना, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। इस क्वेश्चन पेपर का 6th क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है HTTPS। यहां पर S का अर्थ है सिक्योर। इंटरनेट पर किसी पेज को चलाने के लिए आपको 2 प्रकार के प्रोटोकॉल प्रदान किए गए हैं, HTTP और HTTPS। इस क्वेश्चन पेपर का 7th क्वेश्चन था, वेब ब्राउज़र के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है www पर सामग्री यानी कंटेंट के पता लगाने, निकालने एवं प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और विकल्प बी है, इसमें एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से संपर्क तथा जानकारी का अनुरोध करता है। और सी विकल्प में दिया गया है, दोनों विकल्प ए और बी सही है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल दोनों ही विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं, क्योंकि वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग HTML पेज यानी वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है और ये पेज सर्वर से रिक्वेस्ट करने पर आपके कंप्यूटर पर यानी क्लाइंट पर दिखाई देता है। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि वेब ब्राउज़र किस प्रकार से कार्य करता है। इस क्वेश्चन पेपर का 8वां प्रश्न था, यदि आपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया है तो आप किस की को दबाकर या अनडू बटन पर क्लिक कर डिलीट हुई स्लाइड को वापस ला सकते हैं? सीधी सी बात है, अनडू के लिए कौन सी की है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है Ctrl+Z। Ctrl+Z से हम अनडू का काम कर सकते हैं, यानी कि जो आपने लास्ट एक्शन जो भी आपने लिया है, लास्ट क्रिया जो भी आपने की है वो कैंसिल हो जाती है और वापस आप पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 9वां प्रश्न था, डैश 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 एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क होस्ट बिंदु से बिंदु कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय हब से जुड़ा होता है। इसका उत्तर है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसे हब या सर्वर भी कहते हैं। इसमें कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर डायरेक्टली आपस में नहीं जुड़ा होता है। आप चित्र में देख सकते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर्स किस प्रकार जुड़े होते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 10वां प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से पहला है डेबिट कार्ड से भुगतान, दूसरा है क्रेडिट कार्ड से भुगतान, तीसरा है नेट बैंकिंग से भुगतान और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इनमें से किसी भी साधन का आप उपयोग करते हैं तो वो वास्तव में कैशलेस लेन देन ही होता है। कैशलेस लेन देन यानी कि कैशलेस ट्रांजेक्शन, हम इसे आप डिजिटल पेमेंट मेथड भी कह सकते हैं। इसके दरअसल 8 तरीके हैं जो कि इस डायग्राम में बताए गए हैं। बैंकिंग कार्ड्स, USSD, AEPS, UPI, बैंक्स प्रीपेड कार्ड्स, पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये 8 तरीके हैं जिनसे आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी डिजिटल
पेमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का 11th क्वेश्चन था C:/VMOU/RSCIT/file.bmp फाइल पाथ में स्लैश किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सेपरेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि सी ड्राइव में VMU फोल्डर है, फिर उसमें RSCIT सब फोल्डर है, फिर उसमें file.bmp फाइल रखी हुई है, और उन सबको ये स्लैश सेपरेट करता है ताकि आप पहचान सकें कि कौन सा फोल्डर है, कौन सा सब फोल्डर है। उनको अलग करने का काम करता है स्लैश। इस क्वेश्चन पेपर का 12वां प्रश्न था IP पते का मान्य उदाहरण है। तो इसका उत्तर है विकल्प ए, ऑप्शन ए 192.168.0.8। वास्तव में अच्छा, यहां पर IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IP एड्रेस वह एड्रेस होता है जिसके द्वारा इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटर को आप एक यूनिक पहचान देते हैं, और उसको आप पूरी उस नेटवर्क में पहचान सकते हैं कि आप किस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या किस कंप्यूटर से की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि IP एड्रेस के दो वर्जन हैं, IP4 और IPv4 और IP6, इसे IPv6 भी कह सकते हैं। IP4 की अगर हम बात करें तो यह 4 संख्याओं का एक सेट होता है जिनके बीच में डॉट होता है, जो आप देख सकते हैं। गूगल का भी मैं आपको बताता हूँ IP4 एड्रेस क्या है, वो है 216.58.216.164। इस क्वेश्चन पेपर का 13वां प्रश्न था 8 बाइट्स का संग्रह कहा जाता है। तो 8 बाइट्स का संग्रह होता ही नहीं है, एक्चुअली इसका कोई नाम नहीं होता है क्योंकि ये किसी काम नहीं आता है। वास्तव में अगर आपको पूरी बात समझनी है तो आप यूं समझिए कि सबसे पहले बात करें हम निबल की, तो एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है, और हम अगर देखें तो 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट्स से 1 किलोबाइट बनता है, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है, और 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट बनता है। तो हम यह देखें तो 8 बाइट्स का तो कोई संग्रह का कोई नाम होता नहीं, इसलिए इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन पेपर का 14वां प्रश्न था निम्नलिखित डिवाइस में से कौन प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। तो इसका आंसर है रैम। रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के साथ ही डिलीट हो जाती है। यह मेमोरी कंप्यूटर में रन हो रहे प्रोग्राम्स को चलाने के लिए उपयोग में ली जाती है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में दिखाया गया है कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी केवल जो आपके स्क्रीन पर जो प्रोग्राम दिखते हैं उनको स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी वास्तव में वो मेमोरी होती है इसमें सारा डाटा होता है जो कि आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं चाहे, और वो डाटा लाइट जाने के बाद भी, यानी कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी सुरक्षित रहता है। इस क्वेश्चन पेपर का 15वां प्रश्न था वर्कशीट में एक क्षेत्र से प्रारूपण यानी फॉर्मेटिंग कॉपी कर अन्य क्षेत्र पर इसे लागू करने के लिए हम निम्न का उपयोग करेंगे। सीधे से आप यूं समझिए कि किसी शीट में, एक्सेल में किसी शीट में किसी सेल पर आपने कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, कलर, फॉन्ट साइज या फॉर्मूला, जो भी सब चीज़ें हैं, आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें वैसी की वैसी ही कॉपी होकर किसी और सेल पे भी अप्लाई हो जाएं। तो आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है डी, होम टैब में उपलब्ध फॉर्मेट पेंटर बटन के द्वारा।
इस क्वेश्चन पेपर का 16वां प्रश्न था कंट्रोल पैनल में विकल्प है जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंध कर सकते हैं। इसका उत्तर है पावर ऑप्शन। ये जो पहला भाग है इसे हम यही रोकते हैं और दूसरे भाग के लिए आप दूसरा वीडियो देखें। मैं जल्दी ही वो वीडियो भी लॉन्च कर दूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डेफिनेटली, तो मेरी गुजारिश है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।